हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 3। हम इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पेपर कर रहे हैं और इसमें हम पहले की 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। ये तीसरी यूनिट है। मैं पूरा सिलेबस डालूंगी सेकेंड ईयर का 1 बाय 1। अब की बार मैं पहले चैप्टर सारे ख़त्म करूँगी, तो आप भी यही करो कि पहले जिस जैसे से मैं करा रही हूँ एक पूरा पेपर ख़त्म करो, देन दूसरा करना। ठीक है, ताकि जब कॉलेज में आपको ये कराएं, जब आपके लेक्चर्स लगे तो आप इनको मल्टीपल ऑफ टाइम रिवाइज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे इस फील्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है। इस फील्ड में ये ज़रूरी है कि आपने एक चीज़ को कितनी बार पढ़ा है। तो मल्टीपल ऑफ टाइम रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 3 का नाम है क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम पूरी एक यूनिट पढ़ चुके हैं। हमें पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, अच्छा बुरा, मेरिट्स डीमेरिट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हम ये सब पढ़ चुके हैं। हम इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल के बारे में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पता है। ठीक है, अब हमें इस इंक्लूसिव एजुकेशन में सपोर्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, मान लिया हम इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में आप सपोर्ट भी तो दोगे। अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो वो तो नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देना है, मिनिमम देना है, बट देना तो पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट यूनिट 3.1 कहती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन। ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन वर्ड आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ये होता क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। दिस इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जब बच्चा छोटा है, ठीक है, तो एक एबिलिटी होती है, एक हमारे अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, या फिर सोसाइटी के अंदर टीचर, एजुकेटर, डॉक्टर, उनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो पहचान पाए कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। जैसे बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन वो अभी भी क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो ये क्या है? वो डिले कर रहा है। तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई की, तो इसको ही बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। और जितनी जल्दी हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मैं आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, अब हम उसका इलाज शुरू करते हैं, उसका क्योर शुरू करते हैं। उसी क्योर को नाम दिया है हमने इंटरवेंशन। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक इज कॉल्ड इंटरवेंशन। जैसे आपको पता चल गया बच्चा नहीं चल रहा है, 1 साल का हो गया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे, बताओगे। ठीक है, तो ये क्या है? फिर वो आपको रेफर करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे इंटरवेंशन में। अब ये इसकी डेफिनेशन है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू द पेरेंट, एजुकेटर, health professional and other adult ability to recognize the developmental milestones in the children and to understand the value of early intervention। तो ये कौन कौन कर सकता है? पेरेंट, एजुकेटर और कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल कर सकता है, कोई भी अडल्ट कर सकता है, सोसाइटी के लोग भी कर सकते हैं इस चीज़ को, वो भी देख सकते हैं और उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन मिल पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया वो चलना नहीं शुरू कर रहा है, फिर वो चल नहीं पा रहा है, तो ये जो चलना है ना, इसका माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये आपने पहले आपका एक चैप्टर था चाइल्ड डेवलपमेंट, आपने उसमें भी पढ़े थे कि बच्चे के अंदर माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे 0 to 2 ईयर्स में बच्चा क्या क्या कर लेता है, 6 महीने का बच्चा क्या कर लेता है, 9 महीने का क्या कर लेता है, 12 महीने का क्या कर लेता है। ठीक है, पहले क्वींग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है रीजंस फॉर अर्ली इंटरवेंशन। अब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे? अर्ली इंटरवेंशन करेंगे। अब अर्ली इंटरवेंशन क्यों करना ज़रूरी है? देखो, जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे। हम इंटरवेंशन इसीलिए करेंगे ताकि आगे बच्चों को जाके प्रॉब्लम ना हो, उसे एकेडमिक फेलियर ना झेलना पड़े, वो पढ़ाई लिखाई में पीछे ना रह जाए, खेल कूद में पीछे ना रह जाए, उसकी डेवलपमेंट अधूरी ना रह जाए। ठीक है, ये टीचर को हेल्प करता है कि अपने चाइल्ड की नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाए, पेरेंट्स को हेल्प करता है अपने चिल्ड्रन की नीड्स को केटर कर पाए,
रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी रिड्यूस्ड इन फ्यूचर, जो बच्चे को डिसेबिलिटी है या फिर हो रही है, होने वाली है, उसको रिस्क को उसको रिड्यूस करना, उसको एक हद तक कम कर देती है. The early intervention is a system of services that helps the babies and toddlers with developmental delays. It focuses on the typically development during the फर्स्ट 3 years. तो ये क्या करता है, अर्ली इंटरवेंशन एक सिस्टम है सर्विसेज का जो कि बेबीज को, टोडलर्स को दिया जाता है जिनको डेवलपमेंटल डिलेज हो जाती हैं. ये मेनली उनके 3 साल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पहले के 3 साल में जो जो डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी वो होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, फिर उन डेवलपमेंट्स को पूरा करना, बच्चे के साथ काम करना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. जैसे फिजिकल में आप देखोगे रीचिंग, क्रॉलिंग, रोलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो. एक छोटा बच्चा होता है, क्रॉल करता है, रोल करता है, रीच करता है, चीज़ों के पास जाता है बार बार में. तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिवली वो सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, बोल पा रहा है. सारी चीज़ें कम्युनिकेशन, टॉकिंग, लिसनिंग, आप बोल रहे हो तो क्या वो आपकी आवाज़ सुन रहा है, क्या वो आपको देख रहा है, क्या वो ग्रास्प कर पा रहा है, सारी चीज़ें. सोशलाइज, प्लेइंग, फीलिंग सिक्योर, ये सारी चीज़ें. जैसे कोई अगर कोई नॉन बच्चे के आगे आता है तो वो स्माइल प्रेजेंट करता है या फिर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन देता है. अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसके पास नहीं जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चा, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. नेक्स्ट सेल्फ हेल्प, आप ADL देख सकते हो, इसमें ADL एक्टिविटीज़ आती हैं. Next, introduction to the plan program, deliberately timed and arranged in order to alter the anticipated and projected courses. आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो. अगर आप अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हो तो ये एक प्लान प्रोग्राम है जो कि डेलिबरेटली टाइम टू टाइम फॉलो किया जाता है. इसका एक अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, सीक्वेंस बेस्ड होता है ये. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. जैसे सबसे पहला प्रिवेंटिव, इसमें कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑप्शंस आते हैं. क्यूरेटिव में आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है या फिर सर्जरी के थ्रू जाते हैं. रेमेडियल में एड्स प्रोवाइड की जाती हैं, अप्लायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट, कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी आते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं. फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन. अब अर्ली इंटरवेंशन पे कैसे फोकस किया जाता है? सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी होता है, फिर प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव एसेट्स इन डेवलपमेंटली डिले, देन इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ फैमिली एंड मीट द स्पेशल नीड्स. तो ये सारे स्टेप्स है, 1 by 1 जो है ये फॉलो होते हैं अर्ली इंटरवेंशन में. तो ये हमारा 3.1 खत्म होता है. ओके, नेक्स्ट आता है 3.2. 3.2 क्या कह रही है? फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. फाउंडेशनल लिटरेसी होता है कि पढ़ने लिखने की स्किल, कि बच्चा पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, समझ पा रहा है. तो इसमें ना पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथमेटिक्स आती है क्लास 3 तक की. ठीक है. इसमें क्या होता है? वी बिलीव फाउंडेशनल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू रीड विद मीनिंग and to do basic mathematical calculations by class 3 forms the all future learning. ऐसा माना जाता है कि अगर एक बच्चे को फाउंडेशनल लर्निंग आ जाती है, यानी कि उसे थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाती है ना, तो वो अपनी फ्यूचर लाइफ अच्छे से चला सकता है. तो यही होता है फाउंडेशनल लिटरेसी. इसमें क्या होता है? एक बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, कॉम्प्रीहेंड कर पाता है. सबसे पहला क्या होता है? वो आइडेंटिफाई करता है लेटर्स को, फिर इनिशियल और फाइनल देखता है, नॉन वर्ड्स, मतलब सॉरी ये नॉन, वो वाला नॉन नहीं है, ये KNOWN वाला है. रीड फैमिलियर वर्ड्स, देन लिसन विद कॉम्प्रीहेंशन, देन ओरली रीड एंड फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन. तो ये सारी चीज़ें आती है फाउंडेशनल लिटरेसी में. नेक्स्ट आता है फाउंडेशन न्यूमरेसी. न्यूमरेसी मीन्स आप समझ रहे होगे ये मैथ से रिलेटेड है. मीन्स नंबर सेंस, कि बच्चा नंबर्स को पढ़ पा रहा है, ऐड कर पा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर पा रहा है. तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहला वो आइडेंटिफाई कर पाए नंबर्स को, डिस्क्रिमिनेट कर पाए नंबर्स भी, जैसे 6 और 9 है, लिखते दोनों सेम है लेकिन अलग अलग है. नेक्स्ट इज फ्रॉम मिसिंग नंबर्स फाइंड कर पाए, एडिशन कर पाए, सब्ट्रैक्शन कर पाए, थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाए. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चे को आनी चाहिए. नेक्स्ट, गेटवे स्किल्स. गेटवे स्किल्स कौन सी होती हैं? गेटवे स्किल्स में वैरायटी ऑफ स्किल्स आती हैं जो उसके लिए फाउंडेशनल है. उन स्किल्स को सीख के वो अपनी लाइफ को सक्सीड कर पाए, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए. ठीक है. तो इसमें कॉलेज की स्किल्स आ जाती है, डिजिटल स्किल्स आ जाती हैं. जैसे आप देखते होंगे जो भी सारे आपने कभी कभी देखा होगा कि जो डिसेबल लोग हैं वो भी काम करते हैं. जैसे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे किसी काम में वो हेल्प कर रहे हैं, या फिर इतने सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पे उन्हें कोई काम मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें
जो है ये उन्हीं स्किल्स की वजह से हैं जो कि एक बच्चे को सिखाई जाती हैं। इनको हम वोकेशनल स्किल्स भी बोलते हैं। जैसे माला मेकिंग सिखाया जाता है बच्चों को स्पेशल स्कूल में, ये वोकेशनल स्किल है कि आगे जाके ना वो खुद कुछ ना कुछ करके पैसे अर्न कर पाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। नीड्स ऑफ फाउंडेशनल स्किल, अब इनकी नीड्स क्या क्या है। सबसे पहला इक्विटेबल एक्सेस टू लर्निंग, सबको बेसिक लैंग्वेज का राइट है, सबको इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन का राइट है और ये उनके बेसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन इंक्लूजन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो इंगेज हो पाए, सोशलाइज हो पाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। सपोर्ट द डाइवर्स लर्नर्स नीड, उनको सपोर्ट मिल पाए, उनकी जो डाइवर्स नीड है उन पूरी कर पाएँ, उनको सपोर्ट मिल पाए, एडेप्टेबल हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उनको हेल्प करे। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कल्चर, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन, सारी चीज़ें। तो इन समरी अगर हम बोले तो फाउंडेशनल लिटरेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द रीडिंग एंड राइटिंग बट इट इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ द स्किल टू नीड एंड फुलफिल पार्टिसिपेशन इन। तो यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख पाए वही फाउंडेशनल लिटरेसी है, इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, उसको वो सिखाना कि वो फुली पार्टिसिपेट कर पाए, सोशलाइज हो पाए, सोसाइटी में अपना एक रोल बना पाए, ठीक है, अपनी अहमियत बना पाए, अपने आप को दिखा सके सबको। तो यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्पावरिंग फैमिलीज फॉर इंक्लूजन। अब हम फैमिली को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अब बच्चे को तो हम दे रहे हैं सपोर्ट, लेकिन फैमिली भी तो ज़रूरी है। तो इसमें आता है कि हम कुछ प्रिवेंशन सर्विसेज लेके आते हैं, पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि हम उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर दे सके। सबसे पहला नर्चरिंग एंड अटैचमेंट। व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी फीलिंग फॉर वन अनदर, चिल्ड्रन ट्रस्ट देयर पेरेंट्स विल प्रोवाइड दैट दे नीड टू थ्राइव। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा और उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखा जाता है। चाइल्ड को ऐसा लगता है कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी पूरी नीड्स को केटर करेंगे। तो ये होता है नर्चरिंग एंड अटैचमेंट। तो ऐसे करके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को नर्चर करते हैं और इसी से उनके बीच में एक अटैचमेंट आता है, एक रिलेशनशिप आता है कि बच्चा उन पर ट्रस्ट करता है। नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब पेरेंट्स को ना अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि जब बच्चे के कौन कौन से माइलस्टोन्स है, बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, उसे कैसा परफेक्ट इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पेरेंटल रिलायंस। अब इसमें क्या आता है, इसमें ये होता है कि जो पेरेंट्स है उन्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे अपने चाइल्ड को मैनेज कर पाए, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख पाए कि आगे आगे जो उनका बच्चा है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है तो वो उनको फेस कर पाए, ऐसे उनमें एबिलिटीज़ डेवलप करनी है। यही सारी चीज़ें कि पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट करे। अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए डिसेबिलिटीज़ के अबाउट या फिर चाइल्ड के राइट्स को लेके, उसकी इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। पॉलिसीज़ जो भी स्कीम्स आती है सबके बारे में। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि उनको पता होना चाहिए, लेकिन उनको बताएगा कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट का काम गवर्नमेंट का होता है, प्रोफेशनल्स का होता है। ओके, देन बिल्डिंग द एडवोकेसी। एडवोकेसी होता है कि बच्चों के राइट्स के बारे में पता होना। दिस इज एडवोकेसी। ट्रेन द पेरेंट्स टू एडवोकेट देयर चाइल्ड्स नीड इन स्कूल एंड कम्युनिटी। इनकरेज इंडिपेंडेंस, सपोर्ट द स्किल्स डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी एंड ATL। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत मिनिमम है, मैंने बहुत कम लिखा हुआ है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भाई आप कैसे एम्पायर कर सकते हो उनकी फैमिलीज़ को, तो ये आपको ना जो पॉइंट्स में थोड़ा ज़्यादा लिखना है। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि कोई एक फैमिली उठाओ, ठीक है, कोई एक फैमिली बनाओ और उसमें एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा दो कि हमें ये करना चाहिए ताकि बच्चे को ऐसे डेवलप कर सकें, उसके एडवोकेसी के राइट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, इमोशनल एंड पीयर सपोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3.4। अब इसमें सेंसिटिव स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे और स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई स्टेक होल्डर्स होता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में कौन कौन साथ देता है। वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे उसका टीचर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, स्कूल का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, ठीक है। तो वो सारे पीपल जो उसकी प्रोग्रेस में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ,
प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल भी इसी में ही आता है, क्योंकि वही तो एक्शंस लेगा कि बच्चों की क्या क्या नीड्स है, क्या वो नीड्स पूरी हो पा रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस इन कैंपेन्स, गवर्नमेंट को स्कूल को कैंपेन्स लगाने चाहिए, वर्कशॉप्स लगाने चाहिए, सेमिनार करने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूजन की। पॉलिसी ओरिएंटेशन एजुकेट करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, लॉज, पॉलिसी, फ्रेमवर्क्स, इससे इन सब पे काम होना चाहिए ताकि बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट मिल सके। टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या फिर यूडीएल सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए और एक परफेक्ट ट्रेन टीचर उन्हें देना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट, एटीट्यूड शिफ्ट। एटीट्यूड शिफ्ट मीन्स बायसनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। कल्चर को प्रमोट करना है, एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करनी है। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, एंगेज करना है पेरेंट्स को, एनजीओज को, और स्पेशल सेट्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेटिव प्ले करना है, कॉपरेशन करना है और इंक्लूसिविटी में अपना अपना पार्टिसिपेशन देना है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, ध्यान रखना है कि स्कूल में रैम्प्स हो, एक्सेसिबल हो, रेस्ट रूम्स हो, क्लासरूम में बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, उसे किसी चीज़ की परेशानी ना हो। स्टूडेंट पीयर अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें बच्चे समझे, एम्पैथी रखे, सपोर्ट प्रोवाइड करे, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, अनइक्वलिटी की भावना ना रखे, बायस्ड ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, एसेस करना है ताकि वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव कर पाए। टीचर्स प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, आप टीचर कैसे प्रिपेयर कर सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। सबसे पहला, टीचर के पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंक्लूसिव स्कूल में उसकी पेडागोजी होता है कि चाइल्ड के बारे में पढ़ना, उसकी थिंकिंग को समझना, दैट इज पेडागोजी, और इसीलिए टीचर को एक पेडागॉग बोला जाता है। तो आपका DSSB का पेपर होगा ना, जो पेडागोजी है ना, वो पूरे 100 मार्क्स की आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, उसको स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, उसे बच्चे के साथ वर्क करना आना चाहिए, UDL डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का ज्ञान होना चाहिए उसे। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, उसको अच्छे से डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, वेरियस डिसेबिलिटी के साथ उसको इम्पैक्ट उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कैसे बच्चे लर्न कर रहे हैं, लर्निंग पे ध्यान देना है, सब चीज़ों का उनको पता होना चाहिए। क्लासरूम अडेप्टेशंस करनी चाहिए टीचर को कि फ्लेक्सिबल मेथड्स यूज़ करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, मॉडिफिकेशन करें अपने असेसमेंट्स में, बिहेवियर मैनेजमेंट पे ध्यान दे, स्किल्स डेवलप करें ताकि पॉजिटिव बिहेवियर बच्चा शो करे, ठीक है। वो अगर उसको ट्रिमर्स हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है उसके बिहेवियर में, तो वो उसे केटर कर पाए, उसकी हेल्प कर पाए, उसे सपोर्ट दे पाए। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स पे उसे ध्यान देना है कि अगर एक ट्रेन टीचर है वो स्पेशल एजुकेटर के साथ कोलैब करे, थेरेपिस्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, एक कोलैबोरेटिव सब टीम वर्क में काम करें, बच्चे की सारी नीड्स को पूरा करें, उसे सपोर्ट करें। पीयर एंड सपोर्ट एंड मेंटरिंग, इनकरेज द टीम वर्क, जो मैंने भी आपको बताया, टीम वर्क सपोर्ट करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग पे ध्यान देना है। एम्पैथी एंड एटीट्यूड, अच्छे से एम्पैथी रखनी है, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। टीचर्स क्या है, पेरेंट्स के बाद अगर बच्चा किसी से साथ ज़्यादा अटैच होता है ना, तो वो उसकी टीचर ही होती है,